नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बाल विकास प्लस शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मैंने पार्ट 1 आपको पहले करा चुका हूं। ये पार्ट 2 है और मैं सारे क्वेश्चन राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के क्वेश्चन करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? आरटीई एक्ट 2019 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे है, यानी कि राइट टू एजुकेशन। उसको क्या मतलब? राइट टू एजुकेशन। जो शिक्षक के जो प्रति सप्ताह में यानी एक सप्ताह में कितने घंटे वो पढ़ाएगा? ए 40 घंटे, बी 42 घंटे, सी 45 घंटे, डी 48 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा 45 घंटे। कितना? 45। तो 45 घंटे वो एक सप्ताह में पढ़ाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। जी मान लीजिए पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में ये पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपना। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 बल देता है। ए करके सीखने पर, बी रटने पर, सी समस्या हल करने पर, डी यह सभी। तो एनसीएफ का जैसे मान लो कभी कभी इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म का आता ना नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसका जो फुल फॉर्म होता है। अब उसमें क्या बात की जाए कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? रटने पर बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है। समस्या हल करने पर जे भी है, इसमें प्रॉब्लम की बात की जे भी है, तो इसका राइट आंसर हो करके सीखने पर। ए इसका राइट आंसर, लर्निंग बाय डूइंग। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन एवोल्यूएशन का त्रिकोण का भाग नहीं है। जी मैंने आपको कई बार कहा है, नेगेटिव पे बड़ा विशेष ध्यान देना हर क्वेश्चन में। ए शैक्षणिक उद्देश्य, बी मूल्यांकन, सी शिक्षण अनुभव, डी अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या उसका राइट आंसर? सी शिक्षण अनुभव। अब शिक्षण अनुभव क्यों? इसके जो मूल्यांकन के शिक्षण उद्देश्य होता है, मूल्यांकन भी होता है, अधिगम का भी होता है, लेकिन शिक्षण अनुभव इसमें नहीं होता है। इसमें नेगेटिव की बात की गई थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन, यानी कि इस भाग को छोड़कर अन्य सभी भाग क्या है? मूल्यांकन के उद्देश्य है। ठीक है, अब चलते अपन अगले भाग की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा बड़ा है, उसको बड़े ध्यान से देखना है आपको। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, देखो उसमें फिर नेगेटिव पूछ लिया गया है। बी समस्या हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, सी समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हैं, इसमें बात की गई है। पहली बात तो क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट की बात की गई है। अब मूल्यांकन के महत्व के बारे में बात की गई है। अब उसमें मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? शीघ्रता समस्या से प्राप्त हो जाती है, समस्या को हल करने अभ्यास किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, तो उसमें नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखो इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा डी। इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये क्यों? अब मैं आपको मूल्यांकन की बात की जाए कि तुम्हारा क्रियात्मक अनुबंधन। अब क्रियात्मक अनुबंधन क्या होता है? इसमें क्या है, एक क्रियात्मक अनुबंधन से समस्या का शीघ्रता से हल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही उसमें कोई अगर समस्या आती है तो उसका मूल्यांकन एकदम नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। उपभोक्ता का अनुबंधन, उसमें उपभोक्ता का बात की है, इसमें उपभोक्ता का अनुसंधान करता नहीं होता है, उसमें उपभोक्ता की कोई बात नहीं की जाती, समस्या का कोई बात नहीं की जाती, और समस्या का अभ्यास में इसका कोई रोल नहीं, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका डी होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? वातावरण में भारी शक्ति है
जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एक कथन दिया गया है, मतलब किस मनोवैज्ञानिक द्वारा ये कथन है? ए वुडवर्थ ने, बी रॉस ने, सी एना स्टेसी ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी रॉस महोदय। रॉस महोदय जी ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। डायरेक्ट इसमें पूछ लिया जाता है, ये तो आपको इस तरह से याद ही करना पड़ा क्योंकि इन्हें कथन दिए गए हैं और कथन इसकर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझे आप एग्जाम की दृष्टि से। चाहे वो रीड हो, एमपी टेट हो, कोई भी टेट हो, सभी मुझे पूछ लिए जाते हैं। चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप चीज समझो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो इसको। मैं आपको सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु? ए 7 वर्ष में, बी 11 वर्ष में, सी 9 वर्ष में, डी 6 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर होगा 11 वर्ष में। 11 वर्ष की उम्र में बच्चे के अंदर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की शक्ति का विकास होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है यानी फिजिकल डेवलपमेंट का क्षेत्र है। ए स्नायु मंडल, बी मांसपेशियों में वृद्धि, डी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डी यह सभी। तो शारीरिक विकास में इसका राइट आंसर होगा डी यह सभी। शारीरिक विकास के लिए सारी चीजें जरूरी हैं। तीनों ही शारीरिक वृद्धि के क्षेत्र हैं। जो मान लीजिए तीनों ही जो शारीरिक वृद्धि के क्षेत्र है, स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों में वृद्धि भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने। जैसे मान लो आपके क्वेश्चन में तीनों में से एक कोई पूछ लिया जाता है तो इसमें से आप तब भी आंसर लगा सकते, तीनों पूछ लिए तो तीनों ही हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? ए शेष अवस्था में, बी उत्तर बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा बी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। अब इसका मतलब क्या है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक में जिज्ञासा का स्तर बढ़ता है। उसमें क्या है? जिज्ञासा का स्तर बढ़ता है और उसका सम्यगात्मक विकास भी तीव्र होता है। उसमें कोई काम करने की उसमें जिज्ञासा होती है। क्या? जिज्ञासा, जिज्ञासा का स्तर बढ़ता है और इमोशनल बोले तो संवेगात्मक विकास भी तीव्र होता है। संवेगात्मक विकास भी उसका तीव्र हो जाता है, इसलिए इसमें क्या उत्तर बाल्यावस्था आती है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? अधिगम अंतरण का थायरॉइड सिद्धांत कहा जाता है। अंतरण अधिगम का थायरॉइड सिद्धांत यानी कि जो थायरॉइड ने इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया है ये कह सकते हैं। ए समानता का सिद्धांत, बी अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, डी औपचारिक नियमों का सिद्धांत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया है ना, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, तब भी उसमें आपको मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए जाएंगे तो उसमें आपको थायरॉइड लगाना है। इसमें ये पूछ लिया कि थायरॉइड का सिद्धांत किसने दिया, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अब अनुरूप तत्वों के सिद्धांत का मतलब होता है नए कौशलों को सीखने में, यानी पहले से सीखे गए कौशल, उन्हीं तत्वों को सीखता है जो पहले से सीखे गए कौशल होते हैं। ठीक है, जैसे नए नए कौशल सीखता है। इसमें क्या करें, नए नए कौशल स्किल्स के बारे में जानता है वो, और जो कुछ कौशल हो जाए जो पहले से सीखे गए होते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम हेरिडिटी का नियम नहीं है। देखो जो क्वेश्चन बार बार
नेगेटिव का तो मैंने आपसे हर बार कहा है बिल्कुल ध्यान देना, इसमें बार बार इसलिए फोकस देता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट इसी में मात खा जाते हैं। ठीक है, जैसे ए समानता, बी भिन्नता, सी प्रत्यागमन, डी अभिप्रेरणा। तो वंशानुक्रम का इसमें नियम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तुम्हारा मोटिवेशन आपका वंशानुक्रम नहीं है, जबकि ये सभी क्या वंशानुक्रम के नियम है। समानता भी हो सकता है, भिन्नता भी हो सकते हैं, प्रत्यागमन भी हो सकता है। भिन्नता का मतलब जो होता है कोई बच्चा छोटा कभी बड़ा, समानता हो जाती है कभी की IQ पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज वंशानुक्रम के नियम हो सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन नहीं होता है, मोटिवेशन किसी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए डी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। कहने का मतलब यह है कि बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है, किस अवस्था तक, उसकी उम्र के बारे में डिस्कस किया। ए 3 से 4 वर्ष तक, बी 6 से 7 वर्ष तक, सी 8 से 9 वर्ष तक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 3 से 4 वर्ष तक, ए इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि 3 से 4 वर्ष तक बच्चों में तो दृष्टि एवं इंद्रियों पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ए पारंपरिक अनुकूलन, बी मनोवैज्ञानिक, सी वातावरण, डी मनोदैहिक। तो इसका राइट आंसर होगा ए पारंपरिक अनुकूल। अब बात किया जाए कि पारंपरिक अनुकूल क्या होता है। पारंपरिक अनुकूल का मतलब होता है जो व्यक्तियों को सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है। इसमें मतलब पारंपरिक यानी कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जो महत्व करता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया उसमें जो महत्व करता है उसको सामाजिक पारंपरिक अनुकूल कहते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक की। इसी के साथ अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। जिसके साथ जय हिंद जय भारत।